वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। यह अच्छा हुआ कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों और नए कृषि कानूनों के विषय में व्यापक बहस हुई। इस बहस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन के समय यदि विपक्ष बंगले झांकने वाली स्थिति में दिखा तो इसी कारण कि वह कृषि कानूनों को लेकर दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है और यह बताने की स्थिति में नहीं कि इन कथित काले कानूनों में काला क्या है। विपक्षी दल अनुबंध खेती के प्रावधान का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं कि आखिर पंजाब समेत करीब 2 दर्जन राज्यों ने अनुबंध खेती संबंधी कानून क्यों बनाए हुए हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी पंजाब के किसान संगठनों की ही है। साफ है कि किसानों का आंदोलन राजनीति प्रेरित और ऐसी अफवाहों पर आधारित है कि यदि कृषि कानून लागू हुए तो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और किसानों की ज़मीनें छीन ली जाएंगी। विपक्ष को इससे अवगत होना चाहिए कि इस दुष्प्रचार का सहारा केवल किसान संगठन ही नहीं ले रहे, बल्कि वे देश विरोधी ताकतें भी ले रही हैं जो भारत को बदनाम करने का अभियान चला रही हैं। पैरा आखिर कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार में हिस्सेदारी करके विपक्ष किसके हितों की पूर्ति कर रहा है। यह कहाँ की समझदारी है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के फेर में देश विरोधी तत्वों के हस्तक्षेप की अनदेखी कर दी जाए। सवाल यह भी है कि जो विपक्षी दल राज्यसभा में किसानों के मसले पर चर्चा के लिए राजी हो गए, वही लोकसभा में हंगामा क्यों करने में लगे हुए हैं। कृषि कानूनों और किसानों को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहना तो यही बताता है कि वे बहस से भाग रहे हैं। जिस तरह विपक्षी दल यह बताने की स्थिति में नहीं कि कृषि कानूनों में खामी क्या है, उसी तरह किसान संगठन भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या खराबी है। वे केवल यही रट लगाए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। यह हठधर्मिता के अलावा और कुछ नहीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सरकार तीनों कृषि कानूनों के आपत्तियों वाले प्रावधान न केवल संशोधन को तैयार हैं, बल्कि 1.5 साल के लिए इन कानूनों के अमल को भी रोकने को राजी है। किसान नेताओं को यह भी मंजूर नहीं। वे कृषि कानूनों की समीक्षा के प्रस्ताव को भी स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि इससे उनके ही हित सधेंगे। पैरा अध्यक्ष महोदय 10वीं पंचवर्षीय योजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय 9वीं पंचवर्षीय योजना का अब अंतिम वर्ष चल रहा है और इस योजना के अंदर
जो चीज़ें कही गई है ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठिन है, बदला भी नहीं जा सकता। पैरा अध्यक्ष महोदय, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तय नहीं किया गया, केवल कटौती ही निश्चित की गई है। शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रश्न उठाया था कि इस पंचवर्षीय योजना का आशय कुछ सरकारी पक्ष से भी बताया है, इसके अंदर कमियां हैं और बहुत सी कमियां हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से प्रश्न न उठाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह योजना सरकार ने बनाई है, यह योजना मंत्रिमंडल ने पहले बनाई और अनुमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो यह कमी रहने का दोष किसके ऊपर है? मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं। पैरा बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रश्न उठाए, जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है, तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज़ उठाए। इस बात की आज ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई, उन्होंने वास्तव में यहाँ के साथ बड़ा बुरा किया, यहाँ के साथ अन्याय किया, क्योंकि उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या योजना बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, इनसे क्या लाभ हानि होगा, इन सब बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है। ऐसी दशा में यहाँ पर 5 वर्षों में आने वाली योजनाएं बेकार बनकर रह जाएंगी। जो कटौती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए, ताकि दिल्ली को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श नगर बना सकें। यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम इस स्थान की उन्नति चाहते हैं। इसलिए अब मैं अपना कथन इन शब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ।